माय डियर स्टूडेंट्स, मैं बात कर रहा था अभी जो है कि फंडामेंटल फोर्स इन नेचर की। हमने कहा था कि 4 बातें बताएंगे, लेकिन 2 बातों में वीडियो लंबा होने लगा। सिर्फ मैंने एक वीडियो में 2 ही बातें बताई। वो कौन सी बातें थी? फिजिक्स एंड टेक्नोलॉजी की, और दूसरी जो बात थी वो फिजिक्स एंड सोशल की। अब जो मैं बात कर रहा हूँ वो फंडामेंटल फोर्स इन नेचर की मैं बात कर रहा हूँ, जो बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। जो पहला जो है फंडामेंटल फोर्स इन नेचर की जो मैं बात करूंगा, तो जो पहला जो हमारा फोर्स है वो क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स है। दूसरा जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है। तीसरा स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स है, और चौथा वीक न्यूक्लियर फोर्स है। जो फंडामेंटल फोर्स है ना, जो मूलभूत जो बल है, जो मेन है, इसको हटा दिया जाए, सारे फोर्स गिर जाएंगे, अपने आप भरभरा के गिर जाएंगे। तो ये 4 जो है फंडामेंटल फोर्स है। तो मैंने कहा कि सिस्टमेटिक नॉलेज इज गार्ड साइंस। तो सबसे पहले ये जानना होगा कि फंडामेंटल फोर्स कोई पूछते ही नेचर में कितने तरह के होते हैं, तो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ फंडामेंटल फोर्सेस। फर्स्ट मैंने बताया ग्रेविटेशनल फोर्स, फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, फिर स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स, उसके बाद ववीक न्यूक्लियर फोर्स। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा बता दूँ कि ग्रेविटेशनल फोर्स, जो पहला जो फोर्स मैं बात करूँगा फंडामेंटल फोर्स का, जो फर्स्ट है, यहाँ पे जो पहला जो मैं बात करूँगा, ये पहला बात जो है, ये पहला जो है ग्रेविटेशनल का है। मैं यहाँ पे इसको लिखता हूँ अच्छे से। ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है? क्लास 9th में हम लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ा था, याद होगा, केपलर्स लॉ। तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है कि अगर 2 मास है मेरे पास, m1 और m2। मैंने कहा भी था एक बार बातों बातों में कि सबसे फिजिक्स को 3 भागों में हम पढ़ते हैं। बाकी 2 बातों की और मैं बात करूँगा। 3 भागों में पढ़ते हैं। पहला, जब आर्किमिडीज़ का ज़माना था, उस समय सिर्फ वेट की महत्ता दी गई थी कि वेट ही सबसे बड़ी चीज़ होती है। उस समय ये हुआ कि लोहे का जहाज़ पानी पे तैरता है, लेकिन लोहे की कील डूब जाती है, कहीं इनके वेट को दिखाया गया। लेकिन जब न्यूटन साहब का जब ज़माना आया, तो उस समय ये हुआ कि वेट से अलग डिस्टिंक्ट और वेल डिफाइंड एक और चीज़ है, वो मास है। और बाद में जब आइंस्टीन साहब आए, जब तीसरा भाग हमारे फिजिक्स का शुरू हुआ, तो उस समय ये हुआ कि पूरे यूनिवर्स में देयर आर ओनली 2 थिंग्स, एक मास है और एक एनर्जी है, तीसरी कोई चीज़ इस दुनिया में है ही नहीं है। तो मैं यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करूँगा कि इफ देयर आर 2 मासेस m1 एंड m2 सेपरेटेड बाई r, तो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 बाई r स्क्वायर होगा। फिर F इक्वल टू जब हम लिखेंगे, तो दिस इज कैपिटल G, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट m1 m2 बाई r स्क्वायर हो गया। ये सबसे बड़ी बात है। ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ना, ये यूनिवर्सल लॉ है, पूरे ब्रह्मांड में काम करता है। दुनिया की तो बात ही छोड़ दीजिए। यहाँ अगर मैं क्या बना दूँ, यहाँ अर्थ बना दूँ, यहाँ मैं मून बना दूँ, और यहाँ सन बना दूँ, ये दूरी 3 लाख किलोमीटर, ये जो है 14 करोड़ किलोमीटर, दूरियां कितनी भी ज़्यादा हों यहाँ पर, लेकिन हमारा जो यूनिवर्सल लॉ है कभी भी फेल नहीं हो सकता है। या फिर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2, और यहाँ पे r स्क्वायर हो जाता है। तो ये जो है ग्रेविटेशनल फोर्स की बात की कि 2 मास के बीच अगर सेपरेशन r है, तो हम जो ग्रेविटेशनल फोर्स हम पढ़ सकते हैं, दिस इज ओनली अट्रैक्शन फोर्स। दूसरा मैंने कहा, दूसरा अभी बात की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ये और ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। दूसरी जो बात है तो मैं बात कर रहा था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की। जैसे हमने अभी ग्रेविटेशनल फोर्स की बात की, वहाँ हमने मास की बात की। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो कोलम्बियन लॉ की बात करेगा, देयर आर 2 चार्जेज Q1 एंड Q2, सेपरेशन बाई r। ये दोनों चार्ज क्या है? स्थिर हैं। तो यहाँ जो F होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सेम उसी तरह Q1 Q2 बाई r स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ F इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई r स्क्वायर। दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। दोनों में अंतर क्या है? सबसे बड़ा अंतर क्या है? जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो क्या होता है कि दिस इज ओनली अट्रैक्टिव फोर्स, जबकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स क्या हो सकता है?
इसीलिए इसको फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन भी कहते हैं, क्योंकि ये रिपल्सिव भी हो सकता है और अट्रैक्टिव भी हो सकता है। एक बड़ी अच्छी बात, इसे क्लास 12 में फर्स्ट जो चैप्टर हम पढ़ेंगे, यहाँ एप्सिलॉन नॉट आता है। एप्सिलॉन नॉट का मतलब दिस इज परमिटिविटी। परमिटिविटी क्या होता है? दिस इज मेड अप बाय परमिशन, कि कोई भी फ्री स्पेस कितने चार्जों के लिए परमिशन देगा। जैसे गिलास है, उसमें अगर 1 लाख चार्ज आ जाएंगे तो कहीं ना कहीं उसकी परमिटिविटी 1 लाख है। अगर उसमें सिर्फ 10 चार्ज आएंगे तो द परमिटिविटी इज ओनली 10। तो ये हमारा हो गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। तो ये कूलम्बियन लॉ है। तो ये फंडामेंटल फोर्स में मैंने कहा कि देयर आर ओनली 4 टाइप्स ऑफ फंडामेंटल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स हो गया। तीसरा जो सबसे इम्पॉर्टेंट फोर्स है, जो मेरे पसंद का है, वो कौन सा फोर्स है? थर्ड मैं क्या लिख दूं? थर्ड मैं लिखता हूं, ये है स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स। STRONG, स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स। स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स, ये स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स क्या है? बहुत ही इंटरेस्टेड चीज़ है। पहले क्या है, हम लोगों ने क्या पढ़ा? अभी हम लोगों ने कूलम्ब्स लॉ पढ़ा। कूलम्ब्स लॉ में क्या है कि अगर 2 चार्ज हैं, अगर लाइक चार्जेज हैं, जैसे Q1 Q2, अगर दोनों अगर प्लस हैं तो एक दूसरे पे कौन सा फोर्स लगाएंगे? रिपल्सिव फोर्स लगाएंगे। और एक प्लस और एक माइनस है तो क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। लेकिन अभी मैं आपसे कह दूं कि ये न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस में प्रोटॉन की संख्या 10 है, तो कहीं ना कहीं है ना प्रोटॉन। न्यूट्रॉन की बात मैं नहीं करूँगा क्योंकि वो तो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। तो मैं अभी आपसे क्या बोल रहा हूँ, ध्यान दीजिए। सबसे बड़ी बात है, चारों फोर्सों में जो ग्रेविटेशनल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, स्ट्रांग न्यूक्लियर और वीक न्यूक्लियर में सबसे मेरे लिए निजी तौर पे बड़ी पसंदीदा होता है स्ट्रांग न्यूक्लियर। बहुत दमदार चीज़ होता है, इसको खूब अच्छे से समझिए। मैंने अभी क्या कहा कि जो सेम चार्ज हैं, सेम मतलब लाइक चार्ज हैं, अगर बोथ आर पॉजिटिव और बोथ आर नेगेटिव, तो एक दूसरे को रिपल्सन फोर्स लगाएंगे, दूर ढकेलेंगे। और फिर आपसे बोल दूं कि जो न्यूक्लियस है ना, न्यूक्लियस में मैंने कह दिया, आपसे आराम से कह दिया कि देयर आर 10 प्रोटॉन, और जितने प्रोटॉन उतने इलेक्ट्रॉन होंगे, वो तो बाहर होगा। इससे मेरा मतलब नहीं है। न्यूक्लियस में मैंने कह दिया आपसे 5 प्रोटॉन या 10 प्रोटॉन, 14, 20, और मैंने तो फिर आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं ना कि प्लस प्लस प्रोटॉन तो है तो प्लस प्लस है, तो एक दूसरे को क्या करेगा? दूर ढकेलेगा। तो फिर मेरे पास क्या जवाब होगा? फिर मैं बहाना बनाऊंगा? बहाना नहीं बनाऊंगा। ये जो स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स होता है ना, ये सबसे जो बड़ी बात है, जो सबसे बड़ी इसकी प्रॉपर्टी है, पहली प्रॉपर्टी आप नोट कर सकते हैं कि जो स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स होता है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स से 100 गुना अधिक, 100 टाइम्स मैक्सिमम स्ट्रांग होता है। ध्यान दीजिए, ये पहला जो है, हाँ, तो मैं क्या कह रहा था? मैं ये कह रहा था कि 3 इसकी प्रॉपर्टी है, जो मैंने लिख दिया है ताकि वीडियो को बंद कर दिया था, फिर अचानक आप फिर देखिए मैंने क्या कहा था कि एक न्यूक्लियस में देयर आर सो मेनी प्रोटॉन्स, और मैं कह रहा हूँ कि ये पूरे न्यूक्लियस में एक साथ रहते हैं। कैसे रहेंगे भाई? क्योंकि अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ क्या हो जाएगा कि एक दूसरे पर ये क्या लगा देंगे? रिपल्सन फोर्स लगा देंगे। और रिपल्सन फोर्स लगा देंगे तो फिर न्यूक्लियस क्या हो जाएगा? ब्रस्ट हो जाएगा। और न्यूक्लियस जब ब्रस्ट हो गया तो फिर ये पूरे ब्रह्मांड का नाश हो जाएगा, क्योंकि वही तो फंडामेंटल चीज़ है, उसी से मिल के सब बना हुआ है। तो जो सबसे पहली प्रॉपर्टी है कि जो 100 टाइम्स स्ट्रांगर देन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ये जो होता है हमारा स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स, तीनों प्रॉपर्टीज़ को अपने दिमाग में खूब अच्छे से रख लीजिए कि पहला 100 टाइम स्ट्रांगर देन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ठीक है, स्ट्रांगर है। दूसरा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो प्रॉपर्टी है, इसको एकदम रट लीजिए, अपने दिमाग में रख लीजिए, इंडिपेंडेंट ऑफ चार्जेस। मैंने अब मेरे क्वेश्चन का जवाब, किसी भी क्वेश्चन का जवाब यहाँ पे मिल गया कि न्यूक्लियस में क्या होना चाहिए, कि न्यूक्लियस में प्लस प्लस है तो एक साथ कैसे बैठ गए। ध्यान दीजिएगा, न्यूक्लियस का जो रेंज होता है ना 10⁻⁻15 मीटर यानी 1 फर्मी मीटर होता है। ये लेंथ की सबसे छोटी इकाई, कभी पीसीएस के एग्जाम में भी पूछा था एक बार, मुझे याद है। तो यहाँ इंडिपेंडेंट ऑफ चार्जेस, तो सबसे बड़ी बात है कि यहाँ प्रोटॉन को ढकेलेगा, जरूर ढकेलेगा, रिपल्सन फोर्स लगाएगा। क्यों?
क्योंकि अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ बोथ आर पॉजिटिव। लेकिन जब ये दोनों के बीच की दूरी लेस देन 10⁻⁻15 मीटर हो जाएगी तो फिर ये चार्ज से फ्री हो जाएगा, इंडिपेंडेंट हो जाएगा। फिर ये जो स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स ये देखने नहीं जाएगा कि ये प्लस प्लस है कि ये माइनस माइनस है, कि प्लस न्यूट्रल है या प्लस माइनस है। ये सारे जो कूलम्स लॉ है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का जो रूल और रेगुलेशन है कि प्लस प्लस का दूर ढकेलना, प्लस माइनस का अट्रैक्ट करना, ये सारे नियम, रूल्स और रेगुलेशन सब खत्म हो जाएंगे यहाँ पे। तो ये स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स की ये सबसे अच्छी प्रॉपर्टी लगती है। जैसे किसी भी राष्ट्रपति का जो पावर होता है ना, उसमें पॉकेट वीटो मेरी पसंदीदा प्रॉपर्टी है। सेम उसी तरह किसी भी स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स की सबसे बड़ी प्रॉपर्टी, ये बहुत बड़ी प्रॉपर्टी नहीं है फर्स्ट वाली कि 100 टाइम स्ट्रांगर है देन EMF, इससे भी बड़ी बात इंडिपेंडेंट। क्योंकि जब ये दूरी प्रोटॉन प्रोटॉन की माइनस माइनस की जब दूरी यानी सेम लाइक चार्ज की जब दूरी 10⁻⁻15 मीटर से जब लेस हो जाती है तो क्या हो जाता है ये जो फोर्स होता है ये नहीं देखता कि ये प्लस प्लस है कि माइनस माइनस है। यहाँ पर सिर्फ तब क्या रह जाता है, मास रह जाता है, और एक बार फिर हमारे न्यूटन साहब की विजय हो जाती है, और फिर जो हमारा यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स है एक बार फिर जिंदाबाद हो जाता है, जीत जाता है। तीसरी बात, तीसरा फोर्स कौन सा है, फंडामेंटल। तो और तीसरा मैंने इसमें जो बताया दूसरा बता दिया, और इसी का यानी कि थर्ड हम पढ़ रहे थे ना स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स। पहला मैंने पढ़ा ग्रेविटेशनल फोर्स, दूसरा पढ़ा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, तीसरा मैं पढ़ा स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स। इसकी जो तीसरी प्रॉपर्टी है, इसका रेंज बहुत ही कम होता है। ध्यान दीजिएगा, रेंज न्यूक्लियस का रेंज कितना होता है 10⁻⁻15 10⁻⁻15 मीटर। और जब इसे लेस की मैं बात करूंगा तो फिर ये स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स फिर काम नहीं करेगा। ये कब काम करेगा, कब एग्जिस्ट होगा, कब ये जिंदा होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, जब दूरी दो प्रोटॉन की, दो प्लस या माइनस की, प्लस प्लस की, माइनस माइनस की, यानी दो चार्जों की जब दूरी कितनी हो जाएगी 10⁻⁻15 मीटर या उससे ज़्यादा हो जाएगी, तभी कोलंबियन फोर्स काम करेगा, अदरवाइज ये काम नहीं करेगा। तब हम सिर्फ मास की बातें करेंगे, सबसे बड़ी प्रॉपर्टी है। तो तीनों बातें हो गई जो आप समझिए, पूरा डिस्टिंक्ट और वेल डिफाइंड एकदम क्लियर रखिए, कम चीज़ पढ़िए, अच्छे से पढ़िए। चौथी प्रॉपर्टी में मैं आता हूँ। चौथी प्रॉपर्टी क्या है, वीक न्यूक्लियर फोर्स की चौथी प्रॉपर्टी है वीक न्यूक्लियर फोर्स की। तो वीक न्यूक्लियर फोर्स में क्या है, वीक न्यूक्लियर फोर्स नाम से ही लग रहा है कि जो न्यूक्लियर अट्रैक्शन या रिपल्सन का जो फोर्स है, तीसरा मैंने चौथी जो प्रॉपर्टी मैंने पढ़ने हम जा रहे हैं, ये क्या है, दैट इज वीक न्यूक्लियर। अब यहाँ मैं बात कर रहा था चौथा जो मैंने पढ़ा कि चार फंडामेंटल फोर्सों में, पहला ग्रेविटेशनल फोर्स, दूसरा था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, तीसरा स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स, चौथा हम पढ़ने जा रहे हैं वीक न्यूक्लियर फोर्स। नाम से ही लग रहा है ऐसा न्यूक्लियर फोर्स जो क्या हो, स्ट्रांग न हो, वीक हो। तो जब सबसे पहला जो पॉइंट है, ये 10⁻9 टाइम्स क्या होता है, लेस होता है। 10⁻9 टाइम्स लेस होता है किसकी तुलना में, इन द कंपैरिजन ऑफ स्ट्रांग इंटरेक्शन। यानी स्ट्रांग से वैसे भी इसको कम रहना है, नाम ही हमारा दे दिया हमने कि दिस इज वीक न्यूक्लियर फोर्स। तो यहाँ जो है सबसे बड़ी बात कि कितना टाइम्स कम होता है, तो 10⁻9 टाइम्स लेस देन स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स या स्ट्रांग इंटरेक्शन। यहाँ लिख दूँ कि लेस 10 पहले लिख दिया था लेकिन यहाँ ठीक है, 10⁻9 लेस देन स्ट्रांग इंटरेक्शन या स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स। दूसरी बात, इसका जो रेंज होता है ना, वो क्या होता है, बहुत ही कम होता है। कहीं ना कहीं इसका एग्जाम्पल सबसे बड़ा अल्फा डीकेज, बीटा डीकेज वगैरह में देखने को मिलता है कि इलेक्ट्रॉन है, अगर न्यूक्लियस उसको अपनी तरफ खींचे हुए है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की वजह से, क्योंकि प्लस माइनस है, यहाँ मैं न्यूक्लियस बना दूँ और ये इलेक्ट्रॉन बना दूँ, तो कहीं ना कहीं इसमें अट्रैक्शन इसकी वजह से क्या है कि ये इसके साथ बाइंडेड है। लेकिन अगर ये निकलने लगे अपने आप, तो हम क्या कहेंगे कि इन दोनों के बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है दैट इज़ वेरी लेस। तो कहीं ना कहीं यही वीक न्यूक्लियर फोर्स होता है। इसमें दो बात एकदम सटीक याद रखिए कि दिस इज 10⁻9
टाइम्स लेस देन स्ट्रांग इंटरेक्शन, और दूसरा इसका रेंज जो होता है वेरी वेरी शार्ट होता है। और वीडियो तो लंबा होता जा रहा है, लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूँ, ध्यान दीजिएगा कि हमने 4 जो फंडामेंटल फोर्सों की बात की, चारों फंडामेंटल फोर्सेस में कहीं न कहीं ड्यू टू एक्सचेंज, मैं लिख दूं एक्सचेंज, ये प्रोड्यूस होते हैं, क्रिएट होते हैं। कहीं न कहीं जो पार्टिकल्स होते हैं उनकी एक्सचेंज की वजह से दैट कम्स टू क्रिएट। कोई पूछे कि जो चारों फोर्स हैं कहाँ से क्रिएशन हुआ इनका, तो हम क्या बोल देंगे कि कहीं न कहीं ड्यू टू ओनली एक्सचेंज की वजह से ये प्रोड्यूस होते हैं। अब मैं बता दूं किसकी वजह से कौन कौन होता है, तो इसको मैं नोट कर देता हूं। हाँ, तो मैं ये कह रहा था, आवाज़ आ रही है मेरी? मैं ये कह रहा था, यहाँ थोड़ा सा वीडियो को रोका था बस ये नोट करने के लिए, लिखने के लिए बहुत वीडियो लंबा हो जाता। ये ध्यान में रखना है हमको बहुत अच्छे से कि 4 जो फंडामेंटल फोर्सेस हमने पढ़े, जो हमारे यूनिवर्स की 4 फंडामेंटल फोर्सेस हैं, कहीं न कहीं पार्टिकलों के एक्सचेंज की वजह से ही ये दिस कम्स टू प्रोड्यूसेस। जैसे पहला यहाँ मैंने नोट किया इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स यानी जो कोलम्बियन फोर्स है, ड्यू टू एक्सचेंज ऑफ फोटॉन्स। नोट कर लीजिएगा इसको पॉज करके चाहे जैसे भी, कि फोटॉन्स के एक्सचेंज से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स कम्स टू क्रिएट। दूसरा स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स, जिसकी बातें हमने की कि कैसे प्रोटॉन को नहीं ढकेलता है, कैसे स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स क्या होता है, चार्ज से इंडिपेंडेंट होता है। इसको आप लोग नोट कर लीजिए कि दिस कम्स टू एग्जिस्ट ड्यू टू एक्सचेंज ऑफ मेसॉन्स। मेसॉन्स पार्टिकल्स के नाम हैं, इनके एक्सचेंजिंग की वजह से स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स हमारा क्रिएट होता है। तीसरा वीक न्यूक्लियर फोर्स हमने पढ़ा, जो शॉर्ट रेंज का होता है, जो 10 पावर 9 मैंने पढ़ा कि लेस देन स्ट्रांग होता है, तो लेस देन फ्रॉम स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स होता है 10 पावर 9 टाइम्स। इसकी मैं बात करूं कि वीक न्यूक्लियर फोर्स प्रोड्यूसेस ड्यू टू एक्सचेंज ऑफ बोसॉन्स। बोसॉन्स भी पार्टिकल के नाम हैं। जैसे मैंने कहा, एक फोटॉन की बात की, एक मेसॉन की बात की, तीसरे में मैंने कहा कि बोसॉन्स की बात करता हूँ। बोसॉन्स भी ये पार्टिकल्स हैं। चौथा आखिरी है कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो प्रोड्यूस होता है, इसका भी कोई निर्धारण नहीं होता है कि किस पे है, पूरा डिफिनिट नहीं है, ये इनडिफिनिट है, लेकिन ग्रेविटान के नाम से हम इसका यूज करते हैं, GRAVITON। तो कोई अगर हमसे पूछे कि आखिर में ग्रेविटेशनल फोर्स या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स या वीक न्यूक्लियर फोर्स कैसे प्रोड्यूस होते हैं, तो हम क्या बोलेंगे कि किसी न किसी पार्टिकल के एक्सचेंजिंग की वजह से ये ऐसा होता है। तो हमने क्या किया, उनका नाम लिख दिया। कौन कौन सा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स फोटॉन के एक्सचेंजिंग की वजह से, स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स मेसॉन की वजह से, वीक न्यूक्लियर फोर्स बोसॉन की वजह से, और ग्रेविटेशनल फोर्स अभी डिफिनिट नहीं है, लेकिन दैट वाज गिवन द टाइटल ऑफ, ठीक है, ग्रेविटॉन की वजह से। तो आज जो हमने चीज़ें पढ़ी, इसको हम लोग डिस्टिंक्ट और वेल डिफाइंड खूब अच्छे से हम लोग एकदम पढ़ लेंगे, खूब अच्छे से हम लोग तैयार कर लेंगे। स्टार्टिंग में मैंने क्या बताया, मैं रिपीट कर दूं। स्टार्टिंग पहले वाले वीडियो में मैंने बताया फिजिक्स और टेक्नोलॉजी की बात की। उसमें मैंने बताया कि जो सबसे अच्छी लाइन मुझे लगी थी कि सम टाइम टेक्नोलॉजी क्रिएट्स न्यू फिजिक्स एंड सम टाइम फिजिक्स क्रिएट्स न्यू टेक्नोलॉजी। और हमने ये जो 8 बातें की, इसको आप लिख सकते हैं। लिखने के लिए जब फिजिक्स और टेक्नोलॉजी की बात आई, कोई माइक्रोफोन आपको दे दिया कि लीजिए बोलिए फिजिक्स और टेक्नोलॉजी पे, तो जब एकदम हमारा नॉलेज एकदम डिस्टिंक्ट और वेल डिफाइंड रहेगा, एकदम एक्यूरेट रहेगा, एक्यूरेसी रहेगी, तभी ना हम जाके बोल पाएंगे। तो ये पॉइंट्स एकदम अपने दिमाग में रखिए, किसी को समझाने के लिए, किसी को बोलने के लिए। वीडियो लंबा होता जा रहा है, इसके लिए माफ़ी चाहूँगा कि जब बता रहे हैं तो इसको आप लोग सुन लीजिए। दूसरा मैंने फिजिक्स और सोशल की बात की, इसमें आप 3 पॉइंट की बात कीजिएगा। सोशल सेटलमेंट दूसरी बात होती है, सोशल थिंकिंग दूसरी बात होती है, सोशल डायरेक्शन तीसरी बात होती है, और लोगों के आने जाने से
अगर फिजिक्स ने हमको ये मौका दे दिया कि आप हवाई जहाज़ पे बैठिए, इतने घंटे में यहाँ पहुँच गए, तो लोगों के मिलने जुलने से कल्चर का भी आदान प्रदान होता है। तमाम चीज़ें हैं ना, जैसे पंजाबी तड़का हम लोग भी खाने लगे, तमाम चीज़ें हैं। तो इस तरह से फिजिक्स एंड सोशल की बात हमने किया। फिर हमने क्या किया बात, जो फंडामेंटल फोर्स और नेचर की बात की। तो फंडामेंटल फोर्स की हमने जब बात की थी, तो फंडामेंटल फोर्स में हमने क्या पाया कि देयर आर ओनली 4 टाइप्स ऑफ फंडामेंटल फोर्स: ग्रेविटेशनल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स और वीक न्यूक्लियर फोर्स। फिर उसके बाद हमने जो नेचर ऑफ फिजिकल लॉ पढ़ा, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। थैंक यू।